अस्सलाम वालेकुम। वॉइस की जो ममनून आ रहा कि 63 बहुत ज़्यादा शॉकिंग और थ्रिलिंग एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। स्वीट भी है और स्पेशल भी। तो फ़ौरन चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मम्मी चाय। ऐदा ने मम्मी को चाय नमाज तय करते देखा तो मुस्कुराती हुई चाय का कप थामे कमरे के अंदर आई और उनके मैट्रेस पर बैठते ही कप उनको पकड़ाया। रोहा की मुस्कुराती आंखें बहुत दिन बाद हर तकलीफ से आज़ाद हुई थी। थैंक यू मेरा बच्चा। रोहा ने उसके पास बैठते ही प्यार से चेहरा तकतका। ऐदा ने भी जवाबन मुस्कुराहट दी और गर्दन मोड़कर दरवाजे की ओर में खड़े आइस को देखा जो उसे मम्मी से बात करने की हिम्मत देती नज़रों से देख रहा था। ईमान ने तुम्हें सरप्राइज़ ही कर दिया। कितनी खूबसूरत सी खुशी है। सच बताऊँ तो जब तुम मेरे पास आई थी तब हुई थी ऐसी खुशी। मुझे याद है इब्राहिम का एक्सप्रेशन उछल पड़े थे। वो कितना प्यार किया था उन्होंने मुझे इस खुशी देने पर कि मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि बस करें, हौसला करे। इब्राहिम। ईमान का साहिर जल्दी लौट आई। ये वक्त एक लड़की के लिए बहुत नाजुक था। वो खुश थी पर साहिर को बहुत मिस कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी थी। अदा के होंठ पर मम्मी की बातें उदासी मुस्कुराहट लाई। रोहा को भी पता न चला कब उनकी आंखें इब्राहिम की हसरत में भीग गई हैं। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। आप पापा को मिस करके रोया मत करें। मेरा दिल आपके आंसुओं पर तड़प उठता है मम्मी। हम सब हैं ना आपके साथ। बाबा भी जहाँ होंगे आपके ही हैं। इदा के प्यार से उनके आंसू पूंजे पर वो फ़ौरन हौसले में आई और सर हिलाया। आइस पे अफसरदा था। ये सारे कोई ख़त्म नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तुम बताओ कब न्यूज़ सुना रही हो। ईमान ने तो हैरान कर दिया। अब तुम्हारी और अनान की तरफ से खुशी की हसरत है। इस माँ को एदा को मौजू छेड़ना न पड़ा। वो खुश थी। मम्मी ने खुद ही बात कर मम्मी मुझे आपको ये कुछ बताना था इस बारे में, लेकिन आप प्रॉमिस करें रोएंगी नहीं। अल्लाह से नाउम्मीद भी नहीं होंगी। इतना हिम्मत की मम्मी का हाथ था में तमहीद बांध कर ही उनको डरा सा दिए। चाय का कप साइड में इस पर रखे हुए भरपूर तो जाए था कि जानब की कुछ डरी लगी। फिर इदा ने गहरा सांस कीजिए कि ये सब कुछ बता दिया अनुषा के बारे में भी हर चीज़। जबकि रोहा की आंखें न सिर्फ बीकी बल्कि इदा की इतनी तवील तकलीफ इस माँ का दिल काट कर रख गई। तुमने ये सब अकेले झेला क्यों इदा। मैं मम्मी थी ना, मुझसे कैसे छुपा सकती हो तुम अपनी तकलीफ। ना उम्मीद तो अल्लाह से होती ही नहीं थी पर अपनी लाडली बेटी जिस सबसे गुजरी वो ज़रूर इस माँ का दिल कब कपा गई। मम्मी तब कुछ कहने के लिए मेरी ज़ुबान साथ देने से इनकारी थी। मैंने तब तक ये सब सहा जब तक हिम्मत थी और फिर अल्लाह ने मुझे आयस जैसा हम सफ़र देकर मेरी सारी तकलीफ़ों का मरहम दे दिया। उन्होंने आपकी बिखरी टूटी और रेजा रेजा हुई एदा को जोड़ दिया। आई एम सो लकी। और आपको पता है पाँच नहीं हुई आपकी बेटी। जब तक मेरी और आयस की आजमाइश चलेगी हम अनुष्य से इस कमी का इजाला करेंगे। अल्लाह कभी किसी बंदे को मुकम्मल बेबस होने नहीं देता। रोहा जितनी उसकी तकलीफ पर गमज़दा थी इतनी खुश एदा की इस बुलंद किस्मत पर थी। तभी तो उनकी नमा की पूरी आबोताब से अपने रब की शुक्रगुजारी कर रही थी। आयस तो है ही बहुत प्यारा। मुझे तो ज़ियान और शापा ने हैरान किया। इस कदर बड़े ज़र्फ को हम ज़ाहिर करके अल्लाह हम सबके दिलों की मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आयस की बहुत कदर करना, हमेशा उसके लिए अपनी मोहब्बत में इजाफा करना। वो बहुत कीमती रूह है। वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे एदा। मैं कुर्बान जाऊँ तुम्हारे इस मुकद्दर पर। अल्लाह तुम्हें और आयस को हर नज़र बद से बचाएं। मम्मी की नसीहत पर खूबसूरत सा मुस्कुराकर प्यार से उनके गले लगी। कितनी देर वो माँ बेटी यूं ही इस सब पर गमज़दा और शुक्रगुजार साथ रहीं और आयस का पहाड़ हुआ दिल बादल के गोले की तरह हल्का हो गया। इधर मम्मी के कमरे से निकली वहीं कुछ फासले पर दीवार के साथ लगकर खड़े प्यार छलकाती नजर उससे तकते आयस को देखते लपक कर उसके गले लगी। मौसू भी जिन बनाते ही मुंतजर खड़े थे। कदर करना मेरी और मोहब्बत की तो इंतहा करना। वो खुशी के आंसू बहाती भी इसे मंजूर ना हुई तो शरारत से उसकी कान किलों को चूमने की भी याद दहानी करवाई। इदा हंस कर दूर होते सामने हुई प्यार से उसकी गाल चूमी। आपको प्यार करना ही तो इदा की ज़िंदगी और कदर करना मेरा पहला फ़र्ज़। मम्मी दुखी हुई पर मेरे और आपके साथ की खुशी उनको पहाड़ कर गई। आयस वो अब भी रोई लेकिन उसकी आंखों में लूही मोहब्बत की इंतहा थी। वो यूं ही पहाड़ रहे। दुआ है मेरी धड़कन। अब आंसू पूछ लो चलकर अनुषा का कमरा रेडी करते हैं। लीजा और हादी को भी बताते हैं आ जाओ। उसके तमाम आंसू बुझे। वो प्यार से उसको संभालता साथ लगाए वहाँ से चला गया। कमरे की डेकोरेशन वो लोग दिन को ही ला चुके थे। और फिर लीज़ा हदी के लिए ये न्यूज़ हैरान कुन तो थी पर वो बड़ों की तरह उदास या सैंटी नहीं बल्कि इस नन्ही बारबी डाल की आमद का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुके थे। और इन चार होनहारों ने रात सारी अनुषा साहिबा का उसकी शान शाह किस्म का कमरा ही सजाना था। दोनों को भागते हुए काफ़ी वक्त बीत गया। ये जगह भी काफ़ी अंधेरी खौफनाक थी और ऊंचे नीचे सरसब पहाड़ थे जिनके किनारे आकर नान मोहतात होते रुका। इससे पहले उसका पैर वाटरफॉल की जानब फिसलता साहिर ने अपना मजबूत हाथ बढ़ाते नान की बाजू पकड़े अपनी तरफ घसीट कर किया। दोनों के चेहरे लम्हा भर सफेद पड़े। दोनों ने सहम कर साथ नीचे देखा तो नीले सब्ज पानी की तेज़ लहरों वाला खौफनाक समंदर रात के इस वक्त सितारों के साथ चमक रहा था। दोनों का डर खौफ के बावजूद मुस्कुराहट बना। हाय काश हमारी बीवियां होती यहाँ। इतने हसीन खाओ सेलेंग खो माँ की इब्तदाई नीचे से बढ़ते पहाड़ी सिलसिले को देखकर नान के दिल की आवाज़ बार हफ्तगी से होंठों पर मछली। सायर ने भी पहाड़ी चट्टान के किनारे रुकते सद हवाई नहेल की चांदनी की चमकदार रोशनी में हरकत करते समंदर को देखा था। दिन का पहाड़ों बुलंदों बाला चोटियों से आसमान के सिवा कुछ ना था और नीचे वाटरफॉल जो गहरे भयानक समंदर में पहाड़ का सीना चीरे गिर रहा था। वाकई जगह खूबसूरत है। साहिर ने तहा दिन का तायराना नजरें घुमाई लेकिन जल्द ये सताइश फिक्र बनी। वो लोग बैंकॉक में मेन सिटी से कई किलोमीटर के फासले पर खाओ सेलेंग खोमा पहाड़ी सिलसिले मौजूद थे। बाग बाग कर नतरियाँ भी एक दूसरे पर चढ़ चुकी थी। दोनों वहीं पहाड़ की चोटी पर बैठे। ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। मैं ट्राई कर चुका हूँ। अगली बार आया तो अशबा को यहीं लाऊंगा। वो इस जगह को देखकर शर्तियाँ पागल हो जाएगी।
अनान के लहजे में अशफा के लिए जो उन्स था इसे साहिर ने महसूस करते मुस्कुराहट दिया। वो उसका जिक्र अलग तरह कर रहा था। बेहतर हुआ तुम दो का रिश्ता। साहिर के सवाल पर अनान ने संजीदगी इख्तियार करते साहिर की तरफ गर्दन घुमाई, जो टांगे बहन के बाजू बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे सवाल करते ही सामने बहते वाटरफॉल को देख रहा था, जो भयानक होकर खूबसूरत था। इसका मरकज एक गहरी सुरंग थी। अगर कहूँ कि हाँ तो तुम खुशी से उछल पड़ोगे। अनान की सुलगाती कोशिश नाकाम गई। साहिर हंस पड़ा। ऑफकोर्स बहन है वो मेरी, फौरी जवाब दिया। अनान ने मुस्कुराकर सर झटके सामने की खूबसूरती पर नजरें जुबाई। मैं संभला ही अशफा की बदौलत हूँ। वो रास आ गई है, मुझे कहना नहीं आता, ना कभी उससे आ सकेगा, पर मेरा सब कुछ बनने की अहलियत है इसमें। बेफिक्र हो जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उसके सर्द लहजे में अब तक जलन और खलिश थी। साहिर भी उसके राख लहजे पर संजीदा हुआ। मैं तुम्हें पीछे मुड़ने दूंगा भी नहीं। साहिर ने हफ्की से वान किया। लम्हा पर अनान हैरत ज़दा हुआ, फिर दोनों मुस्कुराए। सुबह तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। साहिर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। यहाँ पास ही कुछ जंगली फ्रूट्स के बहुत से प्लांट्स हैं, एग्जॉटिक। गुजारा करना पड़ेगा, हमारा डिनर हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो नहीं पता, मुझे कुछ देर तक खाने को मुझे कुछ चीज़ ना मिली तो यही पहाड़ी घास नोच कर खाने लगूंगा। नाश्ते के नाम पर मुझे मिस्कीन ने बहुत ही लाइट वेटेड थाई सूप पी रखा है। अनान ने उठ खड़ा होते नीचे उतरने का रास्ता तलाशते साहिर को इंतजार से बांधा। मैंने तो वो भी नहीं पी रखा यार, साहिर ने मस्कीन बने बताया। तो उसका कंधा हंसकर थपकता वहां से पीछे की तरफ पहाड़ी ढलवान से नीचे की तरफ बढ़ा। साहिर ने इसे गर्दन मोड़कर जाता देखा और मुस्कुरा दिया। आधे घंटे तक वो वापस आया तो नान ने बड़े से सब्ज पत्ते पर कुछ फ्रूट्स रखे थे, जिनमें से चंद सेब, एक तो नाशपाती, चंद आलू बहारे, कुछ खट्टी चेरीज और खुबानियाँ शामिल थी। ये जंगली निचला पहाड़ी सिलसिला से कई फलों के छोटे छोटे लतादार दरख्तों से मालामाल था, जो एक हैरत अंगेज बात थी। और इन दरख्तों की हिफाजत भी कुदरत खुद करती है। नान ने एक सेब उठाकर बाइट किया और बाकी सब साहिर को थमा दिया। इतना भी भूखा नहीं हूँ अब। साहिर ने इन छोटे से बड़े हर साइज के जंगली फ्रूट्स सामने मुंह बसोड़ते बड़बड़ा कर कहा, जिस पर अनान मुस्कुराकर साथ ही वापस बैठा। मुझसे तो ज़्यादा ही हो, इस एक्स्ट्रा मेहरबानी को भी एहसान उतारने वाली लिस्ट में ऐड कर लेना। बेनियाजी से अनान ने कंधे उचकाए। साहिर सर हिलाता यूं हंसा जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कहना क्या था, मुफ्त का रोब जमा कर डरा रहे थे यार। मैंने भी ठग से मुंह पर काल बंद की। ईमान दिन भर सबके लाडों और आराम से इतनी सारी थक गई कि अशपा से बाहर खूबसूरत लान में लाई ताकि कुछ देर वाक करे। खुद अशपा को भी ये सर्द सी रातें पसंद थी। खामोशी, तारीकी और सुकून बेक वक्त फिजा में गुला था। बुरी बात अशपू, तूने खुद बताया था वो बहुत हद तक संवर गया है, ऐसे करेगी तो उसका दिल दुखेगा। तो उन्होंने हाथ थाम रखे थे। ईमान ने उसकी सरजनिश की, मगर वो मुंह फुलाकर सर झटक गई। 2 हफ्ते ईमान, 2 हफ्तों में क्या एक भी लम्हा उनको मेरी याद नहीं आई कि वो मुझे बताने पर मजबूर हो जाते। आई फील सो वर्थलेस। अशफा के लहजे में उदासी घुली। ईमान ने चलते हुए गर्दन घुमाकर अशफा को देखा तो मुस्कुरा दी। वो थोड़ा लापरवाह है रिलेशंस में। तुझे पता है जब वो थाईलैंड था तो हफ्तों मुझे भी कॉल नहीं करता था, ना रोहा चाची को, हालांकि हमारे पास करने को इतनी बातें होती कि हफ्ते के सारे दिन उसका कॉल करना भी कम पड़ता, लेकिन वो स्पेस देना चाहता है। उसे डर लगता था हमेशा से कि कोई इससे बेजार ना हो, इसे मिस किया जाए, ये उसकी कमज़ोरी है। ये सब अशफा भी कहीं ना कहीं जानती थी, पर ईमान ने जब बताया तो यकीन मिला। तभी तो बुरी आंखों वाली पुरसुकून हो गई। लेकिन मैंने उनको दिन के 24 घंटे सुन सकती हूँ ईमान। अपनी सिम देखकर अशफा का किया दीवानगी बरा इतराफ़। ईमान की सुनहरी आंखें भी जगमगा गया। जब इसे तुझसे शदीद वाली मोहब्बत हो गई तो फिर वो भी तुझे 24 घंटे अपनी पटर पटर सुनाएगा, बेफिक्र रह। ईमान हंसी तो अशफा भी मुस्कुराकर प्यार सा आने पर ईमान के गले लगी। ईमान से इसे शफकत वाली वाइब्स आ रही थी, जब से मम्मी वाला सीन ऑन हुआ। तेरे पैरों में जन्नत क्या आई, तुझसे मम्मी जैसी फीलिंग्स आ रही है यार। अशफा का गले लगकर अलग होना और कहना ईमान के होठों पर हंसी के फूल खिला गया, क्योंकि सारा दिन मैंने मनीरा अनी और बहतातों के ढेरों लाड सहे हैं बच्चा, तभी मुझ पर भी असर हो गया। ईमान के जवाब में शरारत थी। अभी भैया के लाड बाकी हैं हसीना, वैसे क्या लगता है भैया इस सुनकर कैसा रिएक्शन देके। ईमान के गुलाबी गाल पहले हया से देख के, फिर इस शख्स की कमी दिल मुट्ठी में जकड़ गई। वो मेरे पास आ जाएं बस, रिएक्शन की किसे होश रहेगी अशबू। इतने से दिनों में इनकी कमी मेरे अंदर हिला बना गई है। ईमान की उदास आंखें अशफा को भी बोझल कर गईं। परेशान मत हो यार, आजकल में वो खैर वाफियत से तेरे और बेबी के पास आ जाएंगे। तुझे हर फिक्र से उसको बचाना है ईमान, हमें बेबी से ज़्यादा तू चाहिए, याद रखना। अशबा ने उसका मोहना चेहरा हाथों के प्याले में बड़े प्यार से समझाया, जिस पर वो जबरन ही से सर हिला गई। इस न्यूज़ ने कहीं अंदर से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग भी किया है अशबा, वरना अब मेरी बस हो चुकी थी। साहिर की कमी पर रोने के प्लान बन रहे थे मेरी आंखों में, पर आज खुद को पूरा दिन अलग ही मजबूत महसूस किया। असल माँ वाली ताकत एक औरत को बिल्कुल यूं ही बहादुर बनाती है। अशबा तो उसकी कैफियत पर कुर्बान ही चली गई। माशाल्लाह, मेरी जान की टोटी नज़र ना लगवा लेना, हमेशा बहादुर रह, दुआ है मेरी। आजा बंदर, तुझे ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। कल मम्मी के साथ डॉक्टर अनम की तरफ तेरा पहला चेकअप अपॉइंटमेंट है। दुआ है बेबी भी तेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो। फिजा में गुली सर्द हवा तेज़ हो रही थी, तभी ईमान ने बिना कोई इतराज़ अशबा के साथ मुस्कुराते घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जा चुके हब्स के मौसम की शिकस्ता हाल बेरंग इस्तराब में डूबी हुई सर्द ने रंगी सुबह उसके सामने उगाई थी। सामने ख्वाब की मानंद नरम और बेयकीन मंजर फैला था। बाद मगरिब से आते तेज़ हवा के झोंके कदावर गैर मशहूर दरख्तों के पत्तों से टकराते तो इनकी हरकत से सुबह के इस वक्त चहचहाते परिंदे शोर मचाकर खामोश हो जाते। फिजा में सर्द पर गुलने लगा था। अक्टूबर की ठंडी उदास हवाएं मौसम को गुदास बख्शने लगी थी।
बलोच हवेली का ड्राइवर जोए को एयरपोर्ट से पिक किए सीधा बलोच हवेली लाया। सुबह के 6 बजे थे। मौसम बहुत रोमान प्रवर था, पर उनके लिए जिनकी मोहब्बतों पर हासिल की मेहर लगी थी, लाहासिली के दुख में जलते दिलों के अंदर की कुटन जिस्मों से बाहर तक झांक रही थी। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो जोए ने गहरा सांस खींचकर इस दिल के करीब बसे कर कौनसियत से आंखें और गर्दन उठाकर देखा और चादर संभालती हवा से बिखरते बाल सवारती गाड़ी से बाहर निकली तो पहली नज़र खुशामदीद को घर से निकलकर पोर्च की जानब करीब आती कंदील पर गई। ड्राइवर गाड़ी पार्क करता अपने क्वार्टर की जानब बढ़ चुका था, क्योंकि वो और चौकीदार बाबा इस वक्त मिलकर वहाँ गर्मा गर्म नाश्ता करते थे। गेट के एंट्रेंस से वो अंदर आया। नर्मो बेयकीन मंजर हकीकत बनकर सीने में तीर बने करता महसूस हुआ। वो दम बहुत होकर इस लड़की के पुष्ट तकता वहीं रुक गया और उसकी थमी कायनात महवे रक्स हुई। खुश आमदीद जोए, कैसी हैं? कंदील ने लपक कर जैसे उस प्यारी सी जोए को गले लगाया। जोए की आंखें खुशी से जगमगाई, फिर इनमें नमी उमड़ने लगी तो अपनी हैरियत बस मासूम आंखें चुकाए सर हिलाए बता दी, हैं सामान किधर? वो जोए के पास सिर्फ एक पर्स देखकर चौंकी, तभी हैरत से बड़बड़ाई, एक दिन के लिए आई हूँ आपा, सामान क्या करना था? कल दिन को वापसी की फ़्लाइट है। नरमी से इतला दिए वो कंदील को अफसरदा करके मुहिब बलोच को हिज़न में ग़रक़ाब, माँ कहाँ हैं? कंदील को मुस्कुराते देखे जोए ने बेकरारी से घर की रवश की जानिब तासुब भरी निगाहों से देखते पूछा, अंदर हैं अपने कमरे में तिलावत कर रही हैं और आपका इंतज़ार भी, आ जाएं, बैग और चादर मुझे दे दें। कंदील ने इससे बैग और चादर लेते साथ चलने का कहा, मगर वो सहम कर कंदील का हाथ पकड़े रोक गई। सुने, वो घर नहीं है ना? जोए की सरगोशी कंदील से ज़्यादा मुहिब ने सुनी, जो करीबी ज़मीनों में वाक करता वापस लौटा और रैन जोए के पीछे खड़ी गाड़ी के बोनट से आकर लगे, टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे मजीद करीब आकर रुका। कंदील ने शरारती से स्माइल देते उसके कब में खड़े मुहिब को देखते फौरी सर नफ़ी में हिलाया और मुहिब के गायब हो जाओ के इशारे पर हवेली की तरफ बढ़ गई। जोए ने शुक्र का सांस लिया और इससे पहले कदम उठाती पेट पर जकड़ कर लिपटे मजबूत हाथ पर यूं हुई जैसे जिस्म का सारा लहू सूख गया हो। आंखें इस बेयकीन रूह चीरती गिरफ्त पर खौफ से बाहर को चली आईं। कितनी झूठी है ना ये कंदील आपा, है ना? माहिब की बारी आवाज़ कान में उतरी, जबकि उसकी सर्द सी सांस जोए को अपनी गर्दन पर बिखरती महसूस होकर आता जाता सांस थमा गई। गाड़ी से टेक लगाए हटाए वो उसके करीब हुआ। बाहुदा जोए को उसके वजूद की हरारत अपने जिस्म तक पहुँचती महसूस होकर जान खींचने लगी। तुम चीटर हो। फौरी पलट कर उसका अपने गिर्द लिपटा मजबूत हाथ झटका। मुहिब के चेहरे पर से भी मुस्कुराहट गायब हुई। कब चीट किया तुम्हें? वो इस इल्ज़ाम पर दबा सा कराया, हालांकि उसे देखकर बुरा आजमा चुका था। ये जोए का हौसला था कि खुद को इसके गले लगकर रोने से रोक कर जबर में जकड़ी थी उसके लम्स कुत्तर से दिल को थपका गई। तुमने कहा था मेरे सामने नहीं आओगे, वो कमज़ोर पड़ती मिनमिनाई। आंखें तो उसको इतने दिन बाद देखकर खुशी से पागल हुए जा रही थी, पर दिल पत्थर बनने की कोशिश में था। सामने कब आया? मैं तो पीछे था, तुम खुद सामने आई हो। डिटाई अब इस सिर फेरे पर खत्म थी। जब इसे लगा वो मुकाबला नहीं कर सकती तो फ़ौरन नज़र झुका ली। वो स्याह मशरक की जोड़े में गजब की लग रही थी, बहुत प्यारी के मुहिब का दिल चाहा इसे फिर से अपने करीब करे और अपने दिल को कहे जो जुबान नहीं कर पा रही। वो फरीज़ा वो निभा दे। बातों में मत उलझाओ मुझे, मैं नहीं देखना चाहती तुम्हें, माँ के लिए आई हूँ। फौरी अपने आप को मजबूत करने के जतन करते हुए जताया। मुहिब 2 कदम उठाए करीब आया तो जोए ने तड़प कर नज़र उठा कर इस खूबरू शख्स को देख लिया। इन्हें समझा कर जाना ताकि वो दोबारा मुझसे तुम्हारा ना पूछे। नज़र जोए की आंखों से इंच भी ना सरकाते बोला कि वहाँ नमी घुलने लगी। हाँ, तभी आ गई, मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में ना पड़ो, समझा दूँगी उन्हें, डोंट वरी। वो इसे कहकर पलटी तो मुहिम ने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों बाजू पकड़े और अपने करीब यूं ही पलटे ही सरकाया कि उसके चौड़े सीने से जा लगी एक आंसू आँख से टपक पड़ा। वो मुहिब से ज़्यादा उसकी खुशबू के लिए तड़पी थी। ऐसे क्यों छू रहे हो मुझे? ऐसे तो स्पेशल वंस को टच किया जाता है। उसके खुले बालों में मदहोश हुए चेहरा छुपाए थे। जब जोए के डरे सवाल पर चेहरा दूर कर गया, तुम गले लगती थी, मैंने रोका कभी? मुझे यूँ करके वही तुम्हारे वाली सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसका जवाब इसी की तरह सर फिराव लायानी था। तुम्हें क्यों चाहिए ये? मेरी तो मजबूरी थी, मैं तो मुहिब बलोच के सानों तले दबी थी। उसके छूने से सुकून पा रही है। मुहिब को मालूम था वो बहुत नरमी से इसे थामे हुए था, करीब होकर भी एक हद कायम थी। और मैं तुम्हारी मासूमियत और सादगी तले दबा हूँ। उसके कान की ओर झुककर कहते ही फासला बना गया, जिस पर वो घूम कर उसके रूबरू हुई तो देखा कि कोई उनको देख ना रहा हो, मगर पोर्च में कोई नहीं था। मैं समझी नहीं, उसकी आंखें तकती उलझी, मैं समझा नहीं सकता। फ़ौरन हार मान ली। दोनों की आंखें जुदाई ने एक दूसरे से खूबसूरत कर दी थी। हक कर लूँ, जोए ने उसकी ज़रा करीब सरकते आज से आंखें उठाकर मुहिब को देखा। फौरी नज़र चुरा ली गई, एक आते हुए और एक कल जाते हुए, बस और कुछ नहीं मांगूंगी। अपने दोनों हाथों की सर्द हथेलियों को उसकी कसरती चौड़े सीने से जोड़े, हनूज आस कायम थी। वहीब ने उसके बिखरते बालों को समेटा, उसके चेहरे के हर इस नक्श को देखा जैसे वो चूम नहीं सकता था। खूबसूरत जबीन जो मुहिब के बौसे की हकदार थी, उसके मुलायम गाल जिन पर मोहब्बत भरी शिद्दत सजती और वो होंठ दीवानगी के मुस्तहिक थे, जिनको ऐसी ही जनूनियत सच्ची जैसे फूल को खिलने के लिए सूरज की तरफ से शदीद हरारत दरकार होती है। जब तक ये रिश्ता कायम है कुछ मांगा मत करो। जोए नरमी से अपने सीने लगाए इल्तिजा की थी। जोए ने सुकून से आंखें मूंदते फ़ौरन हाथ उसके सीने से हटाते उसकी पुछ पर बांधे। वो उसकी यूं हिलावत से गले लगने पर समझ गया कि वो उसकी याद से ज़रूर बुरी तरह हलकान हुई है। तुम इसे कुछ और मत समझना, ओके? चेहरा परे करती से तमहीदन बोली, जैसे वो इतना ज़हीन था कि जोए की शिद्दत का मफहूम समझ लेता। कुछ और मतलब? वो मुकम्मल इससे दूर हुई, पर अपनी खुशबू महब की सांसों में उतारने के बाद उसका दूर होना ना होना एक सा हो गया।
मोहब्बत, वो उसकी आंखों में कहते हुए ना देख सकी। मोहब्बत का पता है तुम्हें? वो उसके सवाल पर से देखने लगी जो हमदर्द बना हुआ लगा। पता है तो मुझसे कर लो ज़ोए। फिर से बस सोच सका कहने की हिम्मत उससे आंखें छीन कर ले उड़ी। नहीं, ज़ोए ने फौरी सर नफ़ी में घुमाया। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मोहिब। इससे पहले वो हाथ से निकलता ज़ोए ने इसे तमहीद बांधते फिक्रमंद किया। तुम मुझसे मिलने नहीं आई, फिर अब ये ज़रूरी बात किधर से आ गई? वो इसे हर लम्हा सुलगा रहा था ताकि वो यूं ही जलती रहे। था तो संगदिल, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हाथ का पंच बनाए वो उसके बेरहम दिल पर मार गई। वहीब ने नज़र झुकाकर उसके जालिम हाथ को देखा जो ये करके वहीं मरहम की तरह जम भी गया। फिर आंखें उठाकर जोई की आंखें देखी जो भीगने को तैयार थी। इस पर जुल्म मत करो, जख्मी है बेचारा। मुहिब की आंखें से कुछ अलग ही कह रही थी, जैसे वो जुटला और नज़रअंदाज न कर पा रही थी। उसके अंदर की हिम्मत टूट रही थी। तुम बहुत बुरे हो मोहिब। वो गम से बोझल होती जाने लगी तो मुहिब ने उसका हाथ बिना सोचे थाम लिया। वो रुक भी गई। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पता नहीं कह सकूंगा या नहीं, पर कहना है। जाओ, माँ मुंतज़िर हैं, डिनर पर मिलता हूँ। आज का पूरा दिन तुमसे ओझल रहूँगा, पर रात के लिए पेश की माजरत। मेरा यही वाहिद शब बसरी का ठिकाना है। बिना कोई अधूरा लम्स पूरा किए दिन भर की जुदाई का हुक्म सादर किए वो वहीं से पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि जोए से देर तक देखती रही और फिर सर झटक कर हवेली के अंदर बढ़ गई, क्योंकि अब वो इसके सितम की आदी हो गई थी। ज़ोए ने हवेली में कदम रखे तो हिफाजत और उनसियत का अनोखा सा एहसास उसके वजूद में उतर गया। वह सीधी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो ज़ोए को दरवाजे में रुकता देखे उन्होंने कुरान पाक बंद करते गिलाफ में लपेट कर कंदील को थमाया और उठी तो ज़ोए भी लपक कर उनके गले लग गई। दोनों के दिलों को राहत मिली, ऐसी राहत जो माँ बेटी को गले लगते मिलती है। मेरी बच्ची ज़ोए, तुम क्यों चली गई थी? जब तुम मुझे दिखाई नहीं दी तो इस माँ का दिल बैठ गया था। ठीक हो ना? उसका मोहना चेहरा जो दर्द से रंधा था हाथों में भरकर जबीं चूमे ज़ोए के तड़पे हुए दिल को करार बख्शा गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप तो बहुत ग्लो लेकर आई हैं इस पाक जगह से। मैंने आपको बहुत मिस किया। नम आँखों से शरारतन मुस्काती वो उनके खूबसूरत निखरे रंग के बारे बोली तो फरजाना ने एक बार फिर इसे अपने गले लगाया। कंदील तक दोनों की खुशी और दबी दबी तकलीफ़ पर आंखें अब दीदा कर बैठी। आओ बैठो, कमज़ोर लग रही हो, आंखों में भी चमक नहीं है। माँ के यूं तवज्जो से देखने पर वो आंखों को रगड़ती उनका हाथ चूमती मुस्कुराती। आपने बहुत दिन बाद देखा शायद तभी, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। रोनी के साथ रही है सारे दिन। भाई है वो मेरा। मम्मी की कब्र पर गए हम, दादी की भी। भला मुझे क्या होना है? भले वो मुस्कुरा रही थी पर उसकी बार बार भीगती आंखें तो अंदर की टूट फूट यहाँ करने पर तुली थी। रहोगी ना अब मेरे पास? उनकी आस तोड़ना ना चाहती थी पर इसे जाना तो था। नहीं माँ, मेरी रोनी को ज़रूरत है कम से कम कुछ माह तक, ताकि उसका मैट्रिक क्लियर हो और फिर मैं इसे हायर एजुकेशन के लिए इटली भेजना चाहती हूँ। इससे साइंटिस्ट बनना है। मैं इसे उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती हूँ। आपको पता है कुछ दिन तक मैं वहाँ जॉब भी शुरू कर रही हूँ। मोहिब और अनान की तरह माहिर तो नहीं, छोटी मोटी न्यूरोलॉजिस्ट तो हूँ ही। आप मुझे मत रोकिए, मैं आपको इनकार नहीं कर सकती। उसकी इतनी जिम्मेदारियाँ सुनकर माँ इससे कुछ मांग ही ना सकी। बस जोए की गाल मोहब्बत से सहलाई। मोहिब का क्या होगा? फिर माँ की आवाज़ कांपी। आप उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिएगा। जोए तो हवा का बेरहम झोंका है जिसे हर उस सिमत भटकना है जहाँ उसकी किस्मत लिखी है। आंखें झुकाए कमज़ोर सी सरगोशियों में जो बोली। फरजाना हनम में हिम्मत न रही कि मोहिब की मोहब्बत का बताकर उसके पैरों में जंजीर डालती। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। वो उनकी तमहीद पर सहम गई, जिसे पता चल गया हो कि वो क्या कहने लगी हैं। पूछे माँ, वो उनका हाथ चूमते बोली तो आवाज़ में नमी घुल गई। मोहिब, प्यार करने लगी हो इससे? अभी ये भूल जाओ कि उसकी वालदा हूँ। ये समझो सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। कंदील ने मुझे बताया कि तुमने कैसे उसकी फ़िक्र की जाकर भी। बताओ तो ज़ोए, ये माँ फिर कभी कुछ नहीं पूछेगी? कंदील की तरफ बेसाहता ज़ोए ने देखा जिसकी आंखें नम थी। हर तरफ से वो जकड़ी गई। आहिस्तगी से फरजाना के सीने लग गई। माँ, मुझसे ऐसे सवाल ना करें प्लीज़। वो रोई तो फरजाना ने कर्ब से उसका सर चूमते बाल सहलाते खुद भी सर इससे टिकाया। कंदील भी कमरे से चली गई, जबकि अब कमरे में सिर्फ खामोशी का राज था। सुहान की कॉल। एदा को यूनी से जल्दी का ड्रॉप किया। आज सुबह 11 तक वापस फैक्ट्री ऑफिस ही जा रहा था जब सुहान की कॉल पर गाड़ी ऑफिस की पार्किंग में रोकी और बाहर निकला। हाँ सोहान, कहो क्या खबर है? आइस ने तशवीश यहाँ की। भाई, बहुत बुरा हो गया है कुछ। सोहान की आवाज़ में वाज़िया कपकपाहट थी। आइस ने दिल पर हाथ रखे कबल ही खुद को हिम्मत दी। बोलो सोहान। आइस के इसरार पर वो जो वेयर हाउस से बाहर निकल रहा था रुका। साहिर भाई के अलावा कोई और भी खतरे में है? मैं ब्यूरो गया था रात आइस लाला, वहाँ से पता चला साहिर भाई की कल रिहाई हो गई। सुबह ही फ़ोन ट्रेस किया तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए ब्यूरो के ऑफिस के बाहर ऑन हुआ और फिर स्विच ऑफ हो गया। मैंने होटल जाकर भी देखा लेकिन साहिर भाई वहाँ भी नहीं आए। बहलूल ज़ख्मी है। मैंने उसके लोगों का पीछा भी किया लेकिन इन लोगों ने भी अभी तक साहिर भाई नहीं मिले। लहजे में अफीफ सा डर समाये। सुहान ने ये इतलात देकर आइस को भी परेशान कर दिया।
اس نے کہا تھا یہاں سے نکلتے ہی ہوٹل جائے گا، ای میل میں تو یہی تھا، اسے تلاش کرو، سہانے سے آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، ہٹک کو ملاؤ ساتھ، آج ہی مجھے ساحر کی خبر چاہیے، ڈھونڈو ان کو، اس سے پہلے وہ فرجام کے آدمیوں کے ہاتھ لگے۔ اپنی پریشانی ہر ممکنہ ایک طرف کیا، اس نے اسے سختی سے کام سونپا۔ سہان نے فرما برداری سے کال کاٹی تو آئس کے چہرے پر فکر کی شکنیں اتر آئیں۔ تم کہاں ہو ساحر؟ اف بہلول، فرجام کے بعد اب تمہاری عبرت پورا تھائی لینڈ دیکھے گا، ہٹک کو محتاط کرتا ہوں۔ آئس نے ہٹک کو بھی یہ سب بتایا، سہان کی مدد کی تاکید کی، جبکہ خود بالوں میں اضطراب کے سنگ ہاتھ پھیرنے لگا۔ پہاڑ کے اس اونچے خوفناک کنارے پر دونوں کی گزری رات اچھی گزری، بیٹھے بیٹھے دونوں تھکن کے سبب وہیں لام لیٹ ہو گئی۔ یہاں صبح اتر بھی آتی تو شام کا سما رہتا، آسمان بادلوں سے ڈھکا رہتا۔ بادلوں کا ٹھنڈا سایہ کھو سیلینگ کھوما کسی غلاف کی طرح خود میں لپیٹ لیتا تھا۔ بارش کی غیر معمولی پھوار بند پلکوں پر دستک دینے لگی تو ظاہر کی آنکھیں نم سے معطر احساس نے کھولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ بادلوں سے ہٹا آسمان تھا جہاں کئی پہاڑی پرندے اڑان بھر رہے تھے۔ ٹھنڈی یا ہوا سانسوں میں اتر کر سکون دے رہی تھی۔ ظاہر نے کچھ فاصلے پر اپنی جیکٹ کا سرہانہ بنا کر مزے سے سوئے حنان کو دیکھا تو مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ یوں سویا تھا جیسے کھردرے پہاڑ پر نہیں، نرم بستر پر ہے، بہت شانت پرسکون۔ ظاہر نے واٹر فال کو دیکھا تو وہ رات کی بنسبت اس وقت روشنی میں خوفزدہ کے بجائے مسرور کر رہا تھا۔ اس سے نکلتا ٹھاٹے مارتا پانی جس تیزی سے گرتا، اسی تیزی سے سمندر سے پہاڑوں کے سینے سے بہا لے جاتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی یہاں سے گرے، اس کا تو نام و نشان بھی نہ ملے۔ خوبصورت جگہوں کا ایک انجانا سا خوف ہی ان کو دلکشی دیتا ہے۔ ساحر نے اٹھ کر پہاڑ کے کنارے کی سمت جاتے لمبے لمبے سانس کھینچے تو یہ خیال اچانک ہی سے آ کر ڈرا گیا۔ اوئے گر مت جانا، تمہیں صحیح سلامت ایمان تک پہنچانا ہے مجھے۔ ساحر کو کنارے پر کھڑا دیکھتے انان کی آنکھ بڑبڑانے سے ایک سیکنڈ پہلے کھلی، اور جس طرح اس نے اٹھ کر ساحر کا ہاتھ پکڑے پیچھے دھکیلا، ساحر نے اس کے ڈر کو محظوظ نظروں سے دیکھا، پر انان حفظ سے نظر چرا گیا۔ کافی وقت ہو گیا ہے ساحر، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ آسمان بلے سحر کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر اچھا خاصا دن نکل چکا تھا، 1 بجنے کو تھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ ساحر نے بھی پہاڑ کے کنارے رکھا بلیزر اٹھایا، اور اس سے پہلے وہ دونوں پلٹتے سامنے کھڑا تمسخرانہ ہنستا بہلول اور اس کے لگ بھگ 8 کے قریب خوفناک توانا آدمیوں کو دیکھ کر ساحر اور انان کے چہرے پر سفیدی کھنڈ گئی۔ جاری ہے، دل تو نہیں بند ہوا آپ کا؟ تو بتائیں کیا ہوگا آگے؟ دل سنبھال لیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں خطرناک C64 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔